अगर क्लास 10th में आपको 100 आउट ऑफ 100 या 90 प्लस मार्क्स लाने हैं तो न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर साल 5 से लेकर 6 नंबर के न्यूमेरिकल्स ज़रूर आते हैं, कभी-कभी इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। और ये किस तरह से आएंगे, देखिए कम से भी कम आपको एक या दो न्यूमेरिकल्स ऐसे मिलेंगे जो 2 या 3 नंबरों के होंगे। इसके अलावा इस साल बहुत सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे, तो एक एक नंबर वालों के अंदर भी आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जिनमें आपको सीधा वो एक न्यूमेरिकल दे देगा और उसका सीधा आपको फाइनल आंसर पूछेगा। लेकिन इसके लिए हमें न्यूमेरिकल आना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप रफ कार्य करेंगे उसके बाद में आपको निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर 3 ऐसे लेसन है जिनके अंदर आपके न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। पहला नई किताब की मैं बात कर रहा हूँ, पार्ट 9 है, पुरानी वाली में 10 था ये। नई किताब में पार्ट 9, पार्ट 10 और पार्ट 11, यानी कि जो 9th लेसन है वो है आपके प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। 10th लेसन है आपके मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। और 11th लेसन है आपके विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 ऐसे लेसन हैं जिसके अंदर आपके न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो 2 लेसन हैं इनकी हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में। जितने भी इसके अंदर न्यूमेरिकल दिए हुए हैं पाठ के बाद में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके अंदर, और कुछ एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं उनको भी हम समझ लेंगे। अगर आप ये कंप्लीट ध्यान से न्यूमेरिकल समझ लेंगे तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आपके न्यूमेरिकल की जो टेंशन है वो निकल जाएगी दिमाग में से। तो सबसे पहले हम पार्ट 9 और पार्ट 10 यानी कि प्रकाश और मानव नेत्र वाले के न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। देखिए इस पार्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको समझने के लिए आपको एक बार कार्तीय चिन्ह परिपाटी जरूर समझनी पड़ेगी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी का वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो आप पहले उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि इन जितने भी ये न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं ना, इन न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या है कि आपको चिन्हों के बारे में जरूर पता होना चाहिए, वरना आपको लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हम एक बार पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर आप ये हमेशा ध्यान में रखें कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो वक्रता त्रिज्या दे रखी है। यदि अब देखिए वक्रता त्रिज्या से हम सीधा नहीं कर सकते, हमें फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी, अभी बताऊंगा मैं आपको। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है तो हमें क्या क्या चीजें ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, यानी कि हमें ये ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, यानी कि ये हमें v का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसके अलावा प्रकृति और साइज, प्रकृति और साइज हम निकाल पाएंगे आसानी से m की सहायता से। ठीक है, तो हम m यानी कि आवर्धन से हम निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसको हमें करना कैसे है। देखिए जब कभी भी आपको इस प्रकार का सवाल दिया जाए तो हमेशा हमेशा ये देख लीजिए कि हमें दिया क्या क्या हुआ है। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले देखते हैं, ऑटोमोबाइल से मतलब होता है कोई भी वाहन है, ये है ना, ये कार भी हो सकती है, ये बस हो सकती है, ये मोटरसाइकिल हो सकती है। ठीक है, तो पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज किया जा रहा है, उत्तल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण की हमें दे रखी है वक्रता त्रिज्या। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमें जो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या r बराबर हमें दे रखा है 3 मीटर। अब देखिए वक्रता त्रिज्या को हमें पहले फोकस दूरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें निकालनी है फोकस दूरी, जो कि हमें दे नहीं रखी है। फोकस दूरी f बराबर हमारे पास में एक सूत्र होता है r/2। ठीक है, अब इस सूत्र की सहायता से आप इजीली क्या कर सकते हैं, वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा f बराबर r का मान हमारे पास में 3 है, बटा कर देंगे 2, तो हमारे पास में f का मान आ जाएगा 1.5 मीटर। अब यहाँ पर आप ध्यान में रखिए, यहाँ पर बात आएगी चिन्हों की कि यहाँ पर चिन्ह कौन सा यूज होगा। तो देखिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी का वीडियो आप देख लेना, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए कि जहाँ कहीं भी एक शब्द आ जाए उत्तल, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो उत्तल लेंस हो। ठीक है, अगर आप उसके लिए फोकस दूरी यूज कर रहे हैं तो फोकस दूरी को हमेशा प्लस में लेना है। और जहां भी शब्द आ जाए अवतल, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, वहां पर आपको अगर फोकस दूरी यूज करनी है तो हमेशा चिन्ह जो यूज करना है वो माइनस में लिया जाता है। आप कार्तीय चिन्ह परिपाटी देख लेंगे वीडियो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर चूंकि हमने देखा कि ये इन्होंने उत्तल दर्पण दे रखा है, तो हमारे पास में जो फोकस दूरी आएगी वो किस में आएगी, प्लस में आ जाएगी। तो अभी तक तो हमने सिर्फ एक फोकस दूरी पता लगाई है, अभी तक हमने आगे कुछ भी नहीं किया है, हमें जो दिया हुआ था उसी के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। दूसरी चीज इन्होंने जो दे रखी है हमें, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो हमें अब इन्होंने दे रखा है वस्तु, यानी कि जो बिंब है वो कहाँ पर रखा हुआ है। तो हमारा वस्तु और बिंब
जो है वो बस है और ये बस रखी हुई है दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर। तो दूसरी जो चीज हमें दे रखी है वो दे रखी है बिंब की दूरी, दर्पण से बिंब की दूरी। अब देखिए बिंब की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। ये सब आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी वाले वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमें दे रखा है 5 मीटर, पता होना चाहिए। अगर आपको पता है नहीं है तो आप फिर से मैं बता देता हूँ, कार्तीय चिन्ह परिपाटी वाला वीडियो, इसको देखने से पहले एक बार समझ लेना, आपको बहुत इजी हो जाएगा। हमेशा हमेशा बिंब की दूरी जो ली जाती है वो ऋणात्मक ली जाती है। तो बिंब की दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बिंब होता है वो हमेशा हम दर्पण के या लेंस के बाईं तरफ रखते हैं। तो यहाँ पर हम u बराबर ले लेंगे -5 मीटर, ठीक है। ये दो चीजें हमें दे रखी है और हमें ज्ञात क्या क्या करना है। तो देखिए एक तो हमें v का मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी, जिसको कि हम प्रदर्शित करते हैं किससे, स्मॉल v से। ये हमें ज्ञात करना है। इसके अलावा हमें एक और चीज ज्ञात करनी है, वो है आवर्धन, क्योंकि इन्होंने हमसे प्रकृति, साइज, ये सब चीजें पूछी हैं, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है आवर्धन, जिसको कि आवर्धन को प्रदर्शित किया जाता है m से, वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब कभी भी देखिए हमें क्या होता है, इन चीजों में थोड़ा सा शुरुआत में आलस आता है कि यार ये चीजें करनी है। अगर आपको ये चीजें निकालनी आ जाएंगी तो सवाल तो बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए फोकस यहां पर करो, सवाल आपके इजी हो जाएगा। मतलब सवाल तो फिर गणित के हिसाब से कर पाएंगे आप आराम से, लेकिन ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि हमें पता क्या लगाना है, हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। बच्चे यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं, इन जगह पर फोकस नहीं करते हैं कि दिया क्या हुआ है और तुरंत वो सवाल करना शुरू कर देते हैं, फिर वो बाद में मात खा जाते हैं। चलिए अब हम सवाल करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए चूंकि इसमें हमें यूज करना पड़ेगा दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र हमें पता होना चाहिए। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अगर हमसे लेंस सूत्र पूछता या लेंस के बारे में पूछता तो हम यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस यूज करते। चूंकि हमसे दर्पण पूछा हुआ है तो हम दर्पण सूत्र यूज करेंगे। देखिए अब एक चीज जो कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो आपको यूज नहीं करना है। बिल्कुल ये जो मैंने सूत्र लिखा हुआ है ना, इसी में आपको सारे मान पुटअप कर देने हैं, पूरे मान रख देने हैं। कुछ भी इसमें बदलाव नहीं करना है। जो भी हम करेंगे, वज्र गुणा हो गया, पक्षांतरण हो गया, ये सब चीजें हम बाद में करेंगे, पहले कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने पहले किया तो हो सकता है कि आपके 2 सवाल 5 सवाल सही हो जाएं, लेकिन कभी ना कभी आप गलती से भी मात खा गए तो वो सवाल पर, अगर मान लीजिए कि एग्जाम में सवाल आया और वहां पर आप गलती कर गए ना, तो फिर नंबर आपके कट जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसको हमें f का मान आ गया था हमारे पास में, वक्रता त्रिज्या से हमने निकाल लिया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, बस मान को पुटअप कर देना है। तो आपको लिख देना है 1/f का मान हमारे पास में आ गया था 1.5 मीटर, ठीक है। बराबर का चिन्ह हम ऐसे कैसे लगा देंगे। इसके बाद में 1/v हमसे पूछा है तो v हम ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस का चिन्ह यूं का यूं यूज कर लेंगे। और यहाँ पर 1/u का मान हमारे पास में था, वो था हमारे पास में -5। अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे आया तो एक बार आप यहां पर देख सकते हैं दोबारा से। देखिए हमें वक्रता त्रिज्या दी हुई थी 3 मीटर, हमने उसको वक्रता त्रिज्या को फोकस दूरी में कन्वर्ट करने की हमने कोशिश की। तो वक्रता त्रिज्या को हम फोकस दूरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मतलब वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी कैसे निकालेंगे। तो देखिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो हमने क्या किया, वक्रता त्रिज्या r में 2 का भाग दे दिया, हमारे पास में 3/2 करके निकाल लिया। तो 1/5 मीटर हमारे पास में फोकस दूरी आ गई थी। और बिंब की दूरी हमें दी हुई ही थी, ऑटोमोबाइल में वस्तु जो है वो दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर थी, जो उसमें बस दी हुई थी। तो हमने, क्योंकि बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो -5 हमने ले लिया था, ठीक है। चलिए तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लघुत्तम लेना है, ठीक है ना। देखिए मेरी बात को फिर समझ लेना, पक्षांतरण वगैरह सब बाद में करना, पहले मत करना, वरना आप किसी न किसी सवाल में जरूर मात खा जाएंगे। यहाँ पर आपने लाइन खींच दी, यहाँ पर हम सीधा ही लघुत्तम ले लेते हैं। जब ये दोनों राशियां आप जानते हैं कि आपस में कोई भी इनका एक सिस्टम नहीं बैठ पा रहा है, तो इनको हम गुणा करके लघुत्तम ले लेंगे। तो इनका लघुत्तम आ जाएगा -5v, ठीक है। या आप लघुत्तम ले लेंगे, बस आप कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर हम लघुत्तम लेने के बाद में जो प्रोसीजर होता है वो करेंगे, तो v से v कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में -5, ठीक है। -5 से -5 कट गया, प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर -5 से -5 कटेगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर गुणा करेंगे v को 1 से, तो v आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर लिख देते हैं। ये आ गया हमारे पास में -5 प्लस v बटा -5v, ठीक है।
ये वाला मान और इस वाला मान दोनों अब बराबर हो चुके हैं, तो इसको हम नीचे लिख देते हैं। देखिए इस मान को लिख देता हूं मैं नीचे, ध्यान से देखना आप। ये वाला 1/1.5 बराबर -5, ये वाला उतार रहा हूं मैं, प्लस v बटा -5v। बुक में भी ये दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा प्रोसीजर अलग होता है, तो आपको कई बार समझ में नहीं आता। मैं एक बार इसको इसलिए एग्जाम्पल से शुरुआत कर रहा हूँ ताकि आपको बुक वाला एग्जाम्पल के बारे में पता हो जाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, बस अब बहुत ईजी हो गया है, सीधा आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा करने पर। आराम से लिखिए, है ना, बहुत ही आराम से सवाल कीजिए आप। अगर वहां पर एक क्वेश्चन करेंगे तो 3 से 4 मिनट 5 मिनट में हो जाएगा आराम से, क्योंकि आपको आता है, तो फिर तो परेशान होंगे तो फिर होते ही जाएंगे हम, है ना। ठीक है, वज्र गुणा हमने किया, तो देखिए वज्र गुणा में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो -5 को पहले 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, -5v। ठीक है, इसके बाद में बराबर का चिन्ह हम यूज कर लेंगे। 1.5 को -5 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास में -7.5। ठीक है, इसके बाद में हम इस v को 1.5 से गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा और 1.5v हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम करेंगे पक्षांतरण। ठीक है, देखते हैं। देखिए यहां पर इस संख्या को हम पक्षांतरण करेंगे, तो यहां पर लिख दीजिए आराम से, पक्षांतरण करने पर। ये लीजिए हमने पक्षांतरण किया, तो देखिए पक्षांतरण में क्या करते हैं, जो सेम सेम होते हैं उनको एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे -5v को इधर ही लिख देंगे, इधर से हम -1.5 लिखा हुआ है तो इसको इधर ले लेंगे। देखिए ये प्लस का है, इधर आएगा बराबर के, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1.5v बराबर, ये इसे कैसे रह जाएगा, -7.5। ठीक है, अब ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस माइनस ये 5 है, ये 1.5 है, तो ये हो जाएंगे 6.5, किसके, माइनस के, v बराबर -7.5। ठीक है, हमें v का मान ही निकालना था, तो हमारे पास में v बराबर आ जाएगा, देखिए v का मान हमारे पास में आ जाएगा -7.5 बटा -6.5। ठीक है, आ गया। अब आप जानते ही हैं माइनस से माइनस कट जाएगा, और 7.5 में जब हम 6.5 का भाग देंगे तो प्लस में, क्योंकि माइनस है तो माइनस कट गया तो प्लस आएगा, यह आएगा प्लस के 1.15। चूंकि हमें मीटर में दिया हुआ था तो हमारे मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी तक जो हमारे पास में निकल कर आया है वो निकल कर आया है प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से वो बनेगा 1.15 मीटर की दूरी पर। ठीक है, और यहां पर हम इसको लिख भी देंगे नीचे। देखिए जब भी कभी भी आप क्वेश्चन करें, आंकिक प्रश्न करें, तो हमेशा ध्यान में रखें यहाँ पर प्लस के चिन्ह से क्या निकल कर आ रहा है, प्लस के चिन्ह से ये निकल कर आता है कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा दर्पण के अंदर की तरफ। ठीक है, यानी कि ये दाईं तरफ बनेगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह हमेशा दाईं तरफ के लिए यूज होता है दूरियों के अंदर अगर बात करें तो। बाकी आप कार्तीय चिन्ह परिपाटी का वीडियो देखेंगे ना एक बार, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा जो डिटेल है वो लिख देंगे। अतः प्रतिबिंब की स्थिति क्यों थी, स्थिति पूछी थी ना हमसे, स्थिति दर्पण से 1.15 मीटर की दूरी पर होगी, या आप यूं भी लिख सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब दर्पण से 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह हम यहीं पर यूज करेंगे, आप यहां पर यूज नहीं करें कोई भी बात नहीं है। चलिए तो अब हम निकाल लेते हैं आवर्धन। आवर्धन से हमें इसकी प्रकृति पता लग जाएगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और साइज भी पता लग जाएगी। देखिए आवर्धन निकालने के लिए हमें क्या करना है, m बराबर हमारे पास में सूत्र होता है -v बटा u। ये जो सूत्र हैं ये अलग अलग जगह पर दिए हुए हैं। ठीक है, अगर हमें मान लीजिए कि बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दी हुई होती तो हम उससे भी निकाल सकते थे। ये आपको सूत्र याद होगा, m बराबर h डैश बटा h से भी आवर्धन निकालते हैं। और यदि हमें ये नहीं दिए हुए हैं और हमें बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से निकालना है तो दर्पण के लिए निकालते समय हमेशा ध्यान में रखिए माइनस का चिन्ह यूज किया जाता है, और अगर हम लेंस के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा और दर्पण के लिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्योंकि अभी हम दर्पण के लिए निकाल रहे हैं तो क्योंकि हमें बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं दी हुई है तो हम यहाँ पर माइनस के चिन्ह वाला यूज़ करेंगे, यानी कि -v बटा u से हम आवर्धन निकाल लेंगे। तो मान पुटअप कर देते हैं। तो देखिए
m बराबर, ये हमारे पास सूत्र है माइनस वी बटा यू, मान रख देते हैं। m बराबर, माइनस का चिन्ह हम ऐसे कैसे लगा देंगे, v का मान हमारे पास में अभी आ गया था, वो था 1.15, ठीक है, बटा, चूँकि v का मान हमारे पास में हमेशा माइनस में होता है और हमें दिया हुआ है यहाँ पर -5, ठीक है। तो ये अब हम इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, तो m बराबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऊपर के ऊपर है तो -1.15 ये आपस में गुणा हो जाएंगे, -5 हो जाएगा। तो m बराबर, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट, तो 1.15 बटा 5। आप चाहें तो यहाँ पर प्लस भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। तो आप जब 1.15 में 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में 0.23। चूँकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह था तो यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो आएगा प्लस का, और ये हो गया हमारे पास में आवर्धन का आंसर। हमारे पास में आवर्धन निकल कर आएगा 0.23। आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब ये जो 0.23 निकल कर आया है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, आवर्धन का मान यदि 1 से कम आता है, अभी यहाँ पर 1 से कम ही है, यदि आवर्धन का मान 1 से कम आता है तो इसका मतलब प्रतिबिंब बिंब से छोटा है, और आवर्धन का मान अगर 1 से ज़्यादा आता है तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है, और अगर आवर्धन का मान 1 आता है तो प्रतिबिंब और बिंब दोनों बराबर हैं। क्योंकि यहाँ पर ये छोटा आया है, और कितना छोटा आया है, 0.23, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः प्रतिबिंब का आकार यानी कि साइज, ठीक है, बिंब की तुलना में 0.23 गुना होगी। यानी कि मात्र अगर हम बिंब को 1 मानते हैं तो ये 0.23 ही होगा। और चूंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह आया है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे कि धनात्मक चिन्ह आने से, ये आवर्धन के मान में जो धनात्मक चिन्ह है ना, उसकी बात कर रहे हैं, तो धनात्मक चिन्ह आने से पता चलता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा है। तो प्रतिबिंब बना है हमारे आभासी और बना है सीधा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस पूरे क्वेश्चन का। अब हम देख लेते हैं पार्ट के पीछे के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए ये तो जो एग्जाम्पल था वो था, और अब वैसे ज़्यादातर अभी तक जो चांस हुआ है ना वो एग्जाम्पल में से आए हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने एग्जाम्पल पहले लिया है। बात के जो क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी हम करेंगे, क्योंकि इसको मैंने डिटेल में समझा दिया है। और अब हम पार्ट के क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए, एक बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो बहुत ईजी हो जाएगा, सूत्र लगा देंगे, F बराबर R/2। R का मान हमें दे रखा है, वक्रता त्रिज्या यहाँ पर 32 सेंटीमीटर है, तो F बराबर आप कर देंगे 32/2, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा ये 16। चूंकि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप भी लिख देंगे सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया इसका आंसर। इसके बाद हम दूसरा वाला देख लेते हैं। ये तो बहुत ईजी है। दूसरा वाला देखते हैं इसके बाद वाला, कि कोई अवतल दर्पण आपने अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब, और यहाँ पर देखिए एक चीज लिखी हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है, ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, सवाल करते समय मैंने आपको इससे पहले वाले में बताया है कि लिखिए कि क्या दिया हुआ है। तो हमें जो दिया हुआ है वो है अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब, यानी कि हमें दे रखा है यू का मान, जो कि दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आपको पता है हमेशा यू का मान माइनस में लिया जाता है, तो उसके आगे हम माइनस पुटअप कर देंगे। मैं पहले इसलिए नहीं लगाता हूं ताकि आपको बता सकूं कि ये माइनस में ही लिया जाता है, तो हम बाद में इसमें माइनस ऐड कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज जो हमें जो दे रखी है वो दे रखा है आवर्धन, ठीक है। आवर्धन को हम प्रदर्शित करते हैं m से। अब यहाँ पर वास्तविक लिखा हुआ है, देखिए, तो याद रखना कभी भी आपको आवर्धन का मान दिया हुआ हो और लिखा हुआ हो वास्तविक, तो चिन्ह लेना है माइनस में, और अगर आवर्धन का मान दिया हुआ हो और वहां पर लिखा हुआ हो आभासी, तो आपको चिन्ह लेना है प्लस में। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वास्तविक, इसलिए आवर्धन के लिए हम यूज करेंगे माइनस का चिन्ह। और कितने गुना है, देखिए आवर्धन 3 गुना है, तो यहाँ पर लिख देंगे m बराबर -3, ठीक है। तो हमारे पास में अब जो हमें ज्ञात करना है वो हमें निकालना है v का मान, यानी कि ये पूछ रहा है हमसे कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है। तो बहुत इजी अब हमारे लिए हो जाएगा।
बात के सवाल छोटे हैं। देखिए यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे, m बराबर, आपको याद होगा एक सूत्र था हमारे पास में, h डैश बटा h, दर्पण के लिए बात कर रहा हूँ, बराबर माइनस v बटा u। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये वाला सूत्र यहाँ पर यूज कर लेंगे, m बराबर माइनस v बटा u, ये वाला सूत्र यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो चलिए इसको हम यूज कर लेते हैं। ये लीजिए, m का मान हमें दे रखा है, सॉरी, तो m का मान हम ऐसे कैसे लिख देंगे जैसा उसमें लिखा हुआ, तो माइनस के 3 दे रखा था, बराबर माइनस का चिन्ह यूं का यूं यूज कर लेंगे, v का मान हमसे पूछा है, बटा हम माइनस का जो u का मान है वो हमारे पास में है माइनस के 10। ठीक है, देखिए ये माइनस ऊपर की तरफ माना जाएगा, ये माइनस नीचे की तरफ माना जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये आप गणित में भी पढ़ चुके होंगे खूब अच्छी तरह से। तो अब इसको हम सही सरल करके लिख लेते हैं, तो माइनस के 3 बराबर, ये माइनस कट ही गया था तो ये हो जाएगा v बटा, ये भी कट गया था माइनस तो ये भी प्लस में हो जाएगा, तो v बटा 10 हमारे पास में ये आ जाएगा। अब आप कर लीजिए, वज्र गुणा कर लीजिए, या बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, v बराबर हो जाएगा, माइनस के 3 है, 10 से गुणा करेंगे तो माइनस के 30, क्योंकि पूरे हमारे जो मेजरमेंट था वो सब सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। v का मान हमारे पास में आ गया है 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चूंकि ये अवतल दर्पण है तो ये बाईं तरफ बनेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला देख लेते हैं। देखिए, किसी लेंस की वन डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो खैर ये तो बहुत ईजी है कि अगर किसी, देखिए लेंस का यहाँ पर पूछा है ना, तो क्षमता हमसे पूछी है, तो अगर किसी लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो 1 मीटर होगी तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर हो जाएगी, तो परिभाषा हो जाएगी इसकी। दूसरा वाला देखते हैं, ये काफी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखी है? पहला तो हमसे ये पूछ लिया इसमें, है ना। दूसरी चीज, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बनता है जिस साइज का बिंब है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो दो चीज हमसे पूछ रखी है। अब देखिए यहाँ पर ये पेज फंस जाता है और इस सवाल में काफी लोचा है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये बहुत ही अलग तरह का सवाल है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले वही चीज कि हमें क्या क्या दिया है। तो देखिए हमें जो दे रखा है ना उसको समझना पड़ेगा कि कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा, यहाँ पर देखिए वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हमें जो दे रखा है सबसे पहले वो दे रखा है प्रतिबिंब के बारे में, वो है उसकी दूरी। हमें दिया हुआ है प्रतिबिंब की दूरी v होती है, ये दे रखा है हमें 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर आप चिन्ह यूज नहीं कर सकते हैं। उसका एक कारण है कि आवर्धन में अगर प्लस माइनस आता है तो आप चिन्ह को ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर हमें कोई भी चिन्ह नहीं लगाना है, ये प्लस ही माना जाता है। और वैसे भी लेंस में प्रतिबिंब दाएं तरफ ही बनते हैं। दूसरी बात करते हैं कि और क्या दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज इन्होंने लिख रखी है कि यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखी है, यानी कि हमसे एक और इन्होंने पूछा है u का मान, लेकिन दे रखा है कि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। याद रखिए दोनों का अगर साइज बराबर होगा, किसका, बिंब का और प्रतिबिंब का, तो आवर्धन हमेशा 1 आएगा। मान लीजिए आपका बिंब 1 है, प्रतिबिंब भी 1 सेंटीमीटर है, तो आपके आवर्धन 1 आएगा। मान लीजिए कि आपकी बिंब की साइज 5.5 है, प्रतिबिंब की साइज भी 5.5 है, तब भी आपके आवर्धन 1 आएगा। तो यहां पर हम आवर्धन को 1 मान लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि चूंकि बिंब व प्रतिबिंब की साइज बराबर है, अतः आवर्धन m बराबर हो जाएगा हमारे पास में 1। अब यहां पर हमें आवर्धन में चिन्ह पुटअप करना पड़ेगा। तो वो चिन्ह कहां से हम पकड़ेंगे? देखिए यहां पर लिख रखा है वास्तविक तथा कैसा प्रतिबिंब है, उल्टा, है ना। तो उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा जब कभी भी, तो आवर्धन के मान में हमेशा जो हमें चिन्ह लगाना पड़ेगा वो माइनस का लगाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आभासी और सीधा दिया हुआ होता तो हम आवर्धन के लिए प्लस यूज करते, क्योंकि यहाँ पर प्लस यहाँ पर वास्तविक दिया हुआ है और उल्टा दिया हुआ है, तो हम माइनस का चिन्ह यहाँ पर यूज करेंगे। अब हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है? तो हमसे पूछा जा रहा है एक बिंब की दूरी, यानी कि बिंब यानी कि वस्तु कहां पर स्थित है, बिंब की दूरी को बोलते हैं हम u। ये हमसे पूछा जा रहा है। कैसे पता लगा कि बिंब की दूरी पूछी जा रही है? ये रहा,
यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखी है? तो सुई कौन है? बिंब है, ठीक है। तो वो हमसे पूछा गया है कि कहां पर रखा हुआ है। दूसरी जो चीज हमसे पूछी है वो देखिए ये वाली, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता जो होती है वो हम उसको प्रदर्शित करते हैं P से। तो लेंस की क्षमता P बराबर भी हमसे पूछा गया है। तो देखिए P बराबर हमें निकालने के लिए पहले फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी, और फोकस दूरी निकालने के लिए हमें पहले U का मान पता होना चाहिए। तो अब हम इस सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें जो जो दिया हुआ था उसको एक बार हम ध्यान से देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए हमें प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, और आवर्धन दे रखा है हमारे पास में -1। चलिए तो इसको हम आगे करते हैं। हमारे पास में एक सूत्र है, आपको याद होगा, लेंस के लिए आप यूज करते हैं m बराबर एच डैश बटा एच बराबर v बटा u। मैंने आपको पहले भी सवालों में बता चुका हूं कि अगर दर्पण होता है तो यहाँ पर हम माइनस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर लेंस है तो ये वाला सूत्र हमारे पास में यूज हो जाएगा। एच डैश और एच हमें नहीं दिया हुआ है हमारे पास में, v और u हमें निकालना है। v दे रखा है, u निकालना है, m का मान हमारे पास में है, तो हम सूत्र यूज कर लेंगे m बराबर v बटा u। इस सूत्र के अंदर हम मान रखेंगे। तो देखिए हमारे पास में m का मान है, कहां पर है? ये रहा m का मान। हमारे पास में v का मान है, कहां है हमारे पास में v का मान? ये रहा, आप देखिए ये रहा हमारे v का मान, ठीक है। तो v का मान रख देंगे 50 और m का मान रख देंगे हम -1 रख देते हैं। चलिए देखते हैं, ये मान रख दिया हमने। तो m का मान हमारे पास में आया था -1 बराबर v का मान आया था हमारे पास में 50 बटा हम लिख देंगे u। बस आप कुछ भी नहीं करना है, वज्र गुणा कर लीजिए, निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा -u बराबर 50, यानी कि u बराबर आ जाएगा हमारे पास में -50, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में -50 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला आंसर हो गया। तो इसके नीचे जो आंसर आपके आया है, क्योंकि ये पूछा था उन्होंने, तो हमें यहाँ पर लिख देना है। क्या लिखेंगे कि अतः सुई कहां पर रखी थी? पूछा था लेंस के सामने कहां रखी है, तो सुई लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर आप चाहें तो बता सकते हैं कि किधर रखते हैं, तो वैसे तो हमेशा बाईं तरफ रखते हैं, माइनस का चिन्ह हमें बताता ही ये वाला, दूरी पर बाईं तरफ रखी है। तो यह आ गया हमारा पास में पहला आंसर। अब हमें निकालना है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता निकालने के लिए हमें पहले फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी। तो चलिए हम पहले फोकस दूरी निकाल लेते हैं। चाहो तो आप लिख भी सकते हो यहां पर कि लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? फोकस दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है, करनी होगी। तो फोकस दूरी निकाल लेते हैं। अब यहां पर आपको फोकस दूरी निकालने के लिए जो सूत्र काम में लेना पड़ेगा वो कौन सा लेना पड़ेगा? लेंस सूत्र। याद रखिए लेंस सूत्र में और दर्पण सूत्र में चिन्हों का फर्क होता है। तो लेंस सूत्र है हमारे पास में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बस इसमें आप मान पुटअप कर दीजिए। हमें फोकस दूरी का तो पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, 1/f बराबर 1/v का मान हमारे पास में 50 था, माइनस 1/u का मान हमारे पास में आ गया था -50, ठीक है। यहां पर हम लघुत्तम ले लेंगे। अब इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, 50 ले सकते हैं, चाहे तो -50 कुछ भी ले लें, आंसर वही आने वाला है। 50 से 50 कट जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये -50 है, अगर हम 50 से भाग देंगे तो -1 आ जाएगा। -1 को फिर, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, गुणा करेंगे तो -1 गुणा -1 करेंगे तो चिन्ह पलट जाएगा, प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। यह हमारे पास में आ गया। 1 + 1 करेंगे तो 2/50। अब इसको आप सरल कर लीजिए। तो 1/f बराबर हमारे पास में आया है 2/50। वज्र गुणा कर लेंगे। वज्र गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2f बराबर 50 हो जाएगा। तो f बराबर हो जाएगा 50/2 और f बराबर हो जाएगा हमारे पास में 25, चूंकि हमें मान दिया होता सेंटीमीटर में। यहाँ पर आ गया हमारे पास में फोकस दूरी जो है वो हमारी 25 सेंटीमीटर है। लेकिन अब यहाँ पर एक लोचा है कि फोकस दूरी को मीटर में लेना पड़ता है अगर आपको क्षमता निकालनी है, क्योंकि हमें क्षमता ही निकालनी है। तो हम यहाँ पर जो फोकस दूरी दी हुई है ना, उसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर से
मीटर में। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको कभी भी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हुई हो और आपसे क्षमता पूछे तो आप फोकस दूरी को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आप अगर करेंगे तो ही आपके आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में 25 सेंटीमीटर में आया है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले मीटर में, या करके लिख सकते हैं, या F बराबर 25/100 कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 100 का भाग दे देंगे। ये हमारे पास में आ जाएगा 0.25 भाग देने पर मीटर। ठीक है, तो हमारे पास फोकस दूरी आ गई 0.25 मीटर। अब आप लेंस की क्षमता बड़ा ही आराम से निकाल सकते हैं। तो लेंस की क्षमता सूत्र होता है हमारे पास में P बराबर 1/F, बस मान रख दीजिए। तो P बराबर हो जाएगा 1/0.25। तो P बराबर आ जाएगा, अब देखिए 1 है और ये 0.25 है। अगर हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 100 कर देंगे, इसको हटाने पर तो कितना हो जाएगा 100/25, यानी कि हमारे पास में आंसर आ जाएगा 4। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर, तो हमारे पास में आ जाएगा P बराबर 4D, यानी कि जो लेंस है हमारा उत्तल लेंस था उसकी क्षमता हो जाएगी 4 डायप्टर। तो ये सवाल थोड़ा अलग तरह का था। आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार रिपीट करके आप उसको रिवर्स देख लेना और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसके अगले वाले की बात कर लेते हैं। ये आप खुद से कीजिए, मैं थोड़ा सा आपको क्लू दे देता हूँ, और अगर नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर दे दूंगा। देखिए 2 मीटर फोकस दूरी दे रखी है और अवतल लेंस है और क्षमता हमसे पूछी है। तो अवतल लेंस दे रखा है यहाँ पर और फोकस दूरी दे रखी है। तो अवतल लेंस के लिए जो आप फोकस दूरी यूज करेंगे उसके लिए चिन्ह जो यूज करेंगे, क्योंकि अवतल लेंस की मैंने बताया ना आपको, अवतल लेंस अवतल दर्पण फोकस दूरी माइनस में ली जाती है, उत्तल लेंस उत्तल दर्पण फोकस दूरी प्लस में ली जाती है। तो आपको यहाँ पर फोकस दूरी को माइनस में लेना पड़ेगा, मीटर में दी हुई है। ठीक है, तो आराम से आप क्या कर पाएंगे, क्षमता निकाल पाएंगे। चलिए इसके अगला वाला सवाल देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की हमें स्थिति निकालनी है, साइज निकालनी है और प्रकृति बतानी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यहाँ पर अभिसारी लेंस दिया हुआ है। तो एक्चुअली में जो अभिसारी लेंस होते हैं वो होते हैं उत्तल लेंस, और जो अपसारी लेंस होते हैं वो होते हैं अवतल लेंस। तो यहाँ पर अभिसारी से हम उत्तल लेंस यूज करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। देखिए यहाँ पर आपसे ये बोला है इन्होंने कि किरण आरेख खींचिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है तो आपकी जो कॉपी है उसमें तो ये इतना लेंथ हम कर नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हमें इसको छोटा करके बनाना पड़ेगा। आप पैमाना मान सकते हैं, गणित में आपने पढ़ा होगा। तो पैमाना आप मान सकते हैं, आप 5 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, या फिर आप 2.5 सेंटीमीटर बराबर भी आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो वो भी आपको मैं बता दूंगा कि कैसे फाइनल होगा। पहले हम एक बार इसका देखिए, इसमें हमें आंकिक प्रश्न भी है, सवाल भी है, तो वो भी करना पड़ेगा। उसके बाद में हम इसका चित्र भी बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है। तो यहाँ पर देखिए हमें बिंब की साइज दे रखी है, जिसको कि हमें लिख देना है H, बिंब की साइज या बिंब का आकार हमें दे रखा है, H बोलते हैं उसको, जो कि हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से। यहाँ पर अभिसारी लेंस का मतलब है उत्तल लेंस। तो अभिसारी यानी कि कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, उसकी हमें दे रखी है फोकस दूरी की, फोकस दूरी हमें दे रखी है F मानते हैं हम फोकस दूरी को। यहाँ पर दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हमें जो चिन्ह है वो कौन सा यूज करना है। तो देखिए अभिसारी लेंस है, इसका मतलब उत्तल लेंस हो गया, तो फोकस दूरी हमारी धनात्मक होगी। तो आप यहाँ पर चिन्ह लगाए चाहे नहीं लगाए, धनात्मक चिन्ह रहेगा। ठीक है, माइनस नहीं आएगा। इसके बाद में अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी कि अब हमें जो चीज़ दे रखी है वो दे रखी है इन्होंने बिंब की दूरी, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा हुआ है। तो बिंब की दूरी को हम यू लिखते हैं, स्मॉल यू, बराबर हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पर बिंब की दूरी जब कभी भी हम लेते हैं तो हम उसको हमेशा माइनस में लेते हैं। तो ये 3 चीज़ हमें दे रखी है। अब हमसे पूछ क्या कह रहा है, तो देखिए एक तो हमसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि V का मान पूछ रहा है, पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको, जो हमें ज्ञात करना है। इसके अलावा साइज और प्रकृति ज्ञात करनी है, तो आप आवर्धन भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर H भी दे रखा है इन्होंने,
तो हम एच डैश निकाल लेंगे, वहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो एच डैश निकालना है हमें। ये एच डैश क्या होता है? ये होता है प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, यहाँ से हमें पूरा ये मिल चुका है डाटा। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम फोकस दूरी तो हमें दे ही रखी है, v का मान निकाल लेते हैं क्योंकि लेंस है। तो हम लेंस के लिए लेंस सूत्र का यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र है हमारे पास में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। याद रखिए लेंस में माइनस का चिन्ह आता है यहाँ पर। मान रख देते हैं। तो 1/f का मान हमारे पास में था। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि f का मान कहाँ पर है। देखिए ये रहा f का मान, हमने 10 सेंटीमीटर रखा था। माइनस का चिन्ह यहाँ पर यूज नहीं किया है, प्लस का चिन्ह ही रहेगा क्योंकि उत्तल लेंस है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/10। बराबर का चिन्ह ऐसे कैसे लिख देना है, v का मान हमें ज्ञात करना है तो v को आपको ऐसे कैसे लिख देना है। ठीक है, माइनस का चिन्ह आपको यूं लगा देना है और यहाँ पर आ जाएगा 1/u का मान आया था हमारे पास में -25। ठीक है, अब आप क्या करना है, यहाँ पर लघुत्तम ले लेना है सीधा का सीधा। चलिए तो हम लघुत्तम ले लेते हैं। ये हम ले लेते हैं लघुत्तम। तो देखिए लघुत्तम जब इस प्रकार की स्थिति हो जाए तो दोनों को गुणा कर लेते हैं। पहले बता चुका हूँ ये चीज़। तो -25 और v को गुणा करेंगे तो -25v लघुत्तम हो जाएगा। v से v कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएंगे -25। -25 से -25 कट जाएंगे। ये चिन्ह माइनस का यहाँ पर है तो जो कि ये माइनस माइनस था प्लस हो जाएगा तो ये माइनस ही रह जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा v। ठीक है, ये कहाँ से आया v? तो -25 एक बार जाएगा भाग, माइनस से गुणा करेंगे और v को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के v आ जाएगा। उसको उतार दीजिए। तो -25 - v बटा -25v ये आ जाएगा। इसको नीचे उतार दीजिए। तो 1/10 बराबर -25 - v बटा -25v। अब हम कर लेंगे, याद कीजिए इस प्रकार का हमने क्वेश्चन किया था पहले, वज्र गुणा। बस यहाँ तक करने के बाद में आपको जहाँ तक मुझे लगता है कि आ जाएगा। इसके बाद में फिर भी मैं ये वाला सवाल भी पूरा कर देता हूँ। बाद के सवाल आप खुद से कीजिए, नहीं आता है आप कमेंट में बताइए, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा कमेंट में कि कैसे करना है। ठीक है, वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा कर लेते हैं। चलिए देखिए ये वज्र गुणा हमने कर लिया है। -25 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? -25v। ऐसे कैसे आ जाएंगे? -25v थे। ठीक है, बराबर ये -25 को अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएंगे -250 और यहाँ पर 10 को -v से गुणा करेंगे तो -10v। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण कर लेते हैं। तो देखिए पक्षांतरण कैसे करेंगे? -25v ऐसे कैसे रह जाएंगे? ये -10 को 10v को इधर लेकर आएंगे तो माइनस था, इधर आने पर प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा +10v बराबर -250। ठीक है, तो बच जाएगा हमारे पास में -15v बराबर -250। v का मान ही निकालना था हमें। तो v बराबर या करके लिख सकते हैं आप इसको सभी जगह पर चाहो तो। ठीक है, तो -250 बटा -15। आप जानते ही हैं कि माइनस माइनस होता है तो कट जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा 250 बटा 15। तो v बराबर आप 250 में अगर 15 का भाग देंगे तो 16.67। ठीक है, क्योंकि हमें मेजरमेंट सारे सेंटीमीटर में दिए हुए थे तो ये आ जाएगा हमारे पास में आंसर 16.67 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं आया है तो हम मानेंगे कि ये प्लस में आया है। क्योंकि उत्तल लेंस है, प्लस में ही जो है वो प्रतिबिंब की दूरी उधर प्लस में आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास में पहली चीज़ आ गई है। आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे कि प्रतिबिंब की स्थिति पूछी थी ना, तो प्रतिबिंब क्योंकि लेंस है तो लेंस से 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर किधर बनेगा? दाईं तरफ। प्लस का चिन्ह आया ना तो दायां शब्द इस्तेमाल कर लेंगे, दाईं तरफ बनेगा। ये हमारा जो इस क्वेश्चन का पहला आंसर था वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए आप सीखेंगे ना तो सब चीजें आ जाएंगी। एक क्वेश्चन को ध्यान से कर लीजिए, आपको मुझे लगता है बात के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। नहीं आता है कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको जरूर से जरूर उनकी तरकीब बता दूंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। इसके बाद में अब हमें प्रतिबिंब की साइज निकालनी है और प्रतिबिंब की साइज निकालने के लिए हम
ये जो 16.67 सेंटीमीटर आ रहा है, इसको हम 16.6 भी ले सकते हैं बाकी गणनाओं में, क्योंकि पॉइंट्स में चेंज जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम प्रतिबिंब की साइज निकाल लेते हैं। तो हम उसके लिए यूज करेंगे आवर्धन सूत्र। आपको याद होगा आवर्धन के लिए हम सूत्र यूज करते हैं m बराबर एच टेस बटा एच बराबर, अगर हमें और भी चीज़ें दी हुई है तो ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंस है तो कोई चिन्ह नहीं आता है, v बटा u। आवर्धन तो हमसे पूछा भी नहीं है इन्होंने, लेकिन इस सूत्र को हम यूज कर लेंगे। यहाँ पर एच डेस बटा एच बराबर v बटा u, इस सूत्र को हम यूज कर लेंगे। इस सूत्र को यूज करने का बहुत ही साधारण सा कारण है कि हमें एच डेस का मान दे रखा है, हमारे पास में v का मान हमने निकाल लिया और u का मान हमें पहले से दे रखा था। तो हमारे पास में 3 मान है, एक मान हमें निकालना है, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो मान रख देते हैं। तो देखिए इसको ऐसे कैसे, इस सूत्र को बिल्कुल ऐसे कैसे लिख देंगे, एच डेस को हम ऐसे कैसे लिख देंगे। एच का मान हमें दिया हुआ था, वो था 5 सेंटीमीटर, तो हमने 5 ऐसे कैसे लिख दिया, बराबर v का मान हमारे पास में आया था। तो मैंने आपसे गणनाओं के लिए बोला था कि हम उसको 16.6 ही मान लेंगे, ठीक है, 16.6 ही मान लेंगे। चिन्ह वहां पर नहीं आया था तो प्लस का चिन्ह है, ऐसे कैसे रह जाएगा, कुछ भी हम यहाँ पर पुटअप नहीं करेंगे। बटा u का मान हमें दे रखा था 25 सेंटीमीटर और u हमेशा माइनस में होता है, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। अब आप नॉर्मल सी आपको प्रक्रियाएं करनी है, वज्र गुणा कर लेंगे सीधे ही, तो ये हो जाएगा माइनस के 25 एच डेस बराबर 16.6 को अगर आप 5 से गुणा करते हो तो ये आएगा आपके 83। बस अब आपको क्या करना है सीधा, तो एच डेस बराबर हो जाएगा 83 अपॉन माइनस के 25, यानी कि एच डेस बराबर हो जाएगा आपके लगभग हो जाएगा ये 3.3। क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे आ जाएगा। तो हमारे पास में अब आ गया एच डेस का मान जो कि आया है माइनस के 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब यहाँ पर कुछ चीजें निकल कर आ जाएंगी, वो आपको समझनी है ध्यान से। देखिए मैं लिख देता हूं, ध्यान से समझना। यहां पर हमसे पूछा था प्रतिबिंब की स्थिति तो हमने बता दी पहले, अब पूछा है साइज और प्रकृति। तो अतः प्रतिबिंब की साइज आप बता दीजिए, प्रतिबिंब की साइज यानी कि एच डैश बराबर 3.3 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए यहां पर माइनस आया था लेकिन हमने यहां नहीं लिखा, वो इसका कारण है क्योंकि हम बता रहे हैं कि कितने सेंटीमीटर का है, तो वहां पर आप माइनस और प्लस को यूज नहीं करेंगे। फाइनल आंसर में तो था, यहां पर हम बताएंगे कि 3.3 सेंटीमीटर होगी। और क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह आया था, एच डैश के मान में कौन सा चिन्ह आया है, ऋणात्मक, वो यहां पर हमने लिख दिया, ठीक है। ऋणात्मक चिन्ह आने से पता चलता है कि प्रतिबिंब, याद रखिए और ध्यान से सुनिए, कि जब कभी भी आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई या आवर्धन अगर ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, और अगर आवर्धन का मान और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों में से किसी का भी मान अगर आपके प्लस में आता है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। तो यहां पर ये माइनस में आया है तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वास्तविक, तथा वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टा होगा। ये हमारे पास में पूरा मेजरमेंट आ गया है, कंप्लीट हो गया है। लेकिन चूंकि इन्होंने ये भी बोला था कि आपको किरण आरेख बनाना है, एक किरण चित्र बनाना है, तो वो भी बना लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये पूरा डायग्राम बनाने की कोशिश की और आपको मैं समझाता हूँ कि करना क्या है। आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें जो दे रखा है ना उसके हिसाब से हम देखेंगे। इन्होंने ये बोला हुआ है कि जो फोकस दूरी है लेंस की वो है 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको लेनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपको इससे जस्ट डबल, आप जानते ही हैं, पहले से जानते होंगे ये बात, तो जस्ट डबल आपको 2f लेना होता है। तो ये भी अगर हम यहाँ से पूरा बात इस जगह से यहाँ तक तो 10 हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सेम प्रोसीजर इधर भी फॉलो करना पड़ेगा हमको, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर होगा, फिर अगला यहाँ से यहाँ तक भी 10 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करेंगे, मतलब अगर हम इस ऑप्टिकल सेंटर से 2f2 तक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हमसे जो बोल रहा है कि आपने
जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ पर रखा हुआ था। तो ऑब्जेक्ट हमने रखा था, इसमें बताया हुआ था 25 सेंटीमीटर पर। तो आप यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा इधर आएगा, लगभग इस जगह पर हम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट रख लेते हैं यहाँ पर। ये हम इस जगह पर ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। ये कहाँ पर रखना है अब पहले समझिए ध्यान से। देखिए क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आपने 10 लिया, यहाँ से यहाँ तक 10 लिया, तो इसके आगे अब यहाँ पर क्योंकि आपकी पूरी कॉपी में आएगा नहीं तो आप पैमाना मान सकते हैं। पैमाना कितना मानना है, देखिए अगर आपने पैमाना माना 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो आपका चित्र तो बन जाएगा बड़ा इजी तरीके से, और आप इसमें ये मेजरमेंट वहां पर आप पुटअप कर सकते हैं चित्र में। चाहे आपने पैमाना कितना ही लिया हो वहां पर आप ये लिख देंगे तो आपका जो ये आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये जो 10 सेंटीमीटर की लाइन है इस पैमाने के हिसाब से ये खींचेगी 4 सेंटीमीटर की, क्योंकि हम 10 में 2.5 सेंटीमीटर का भाग दें तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर F1 से लेकर 2F1 के बीच में जो दूरी आएगी वो अगले 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से लेकर अगर हम 2F1 तक की दूरी की बात करेंगे तो वो कुल मिलाकर 8 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ से लेकर 2F2 तक की दूरी की बात करेंगे तो 8 हो जाएगी, और ये दोनों 4-4 हो जाएंगे। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे आप, तो यहाँ से 4 यहाँ से 4 8 हो जाएगा, तो 2 और लेना पड़ेगा क्योंकि 25 पर है। तो 25 पर हम 2.5 का भाग देंगे तो 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपने पैमाना माना तो फिर इस ऑब्जेक्ट की दूरी आपके यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो आप ये बस प्रदर्शित कर सकते हैं, बाकी लिखना आपको जो आपके सवाल में दिया हुआ है वही लिखना है। तो यहाँ से आपको चित्र बना देना है कि प्रकाश की किरण एक तो आएगी समांतर, और समांतर आएगी तो नियम के अनुसार। देखिए वैसे तो हम पूरा इसको एक सिस्टम से कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इतना टाइम नहीं है, यहाँ पर इसको हम मुख्य फोकस से निकाल देंगे। ये निकाल दिया हमने मुख्य इसको फोकस से। ठीक है, तीर के चिन्ह जरूर लगाइए किरणों के अंदर। सेकंड जो है हमारा वो आप ऑप्टिकल सेंटर से निकाल सकते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से अगर निकालेंगे प्रकाश की किरण को तो वो बिना मुड़े बिल्कुल सीधी चली जाती है। ये लीजिए, बिना मुड़े सीधी चली गई, और यहाँ पर आप दोनों पर जो है तीर के चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा है आपको इस जगह पर, यहाँ पर हमें दोनों जो ये रे हैं, दोनों किरणें हैं, ये आपस में मिल रही हैं। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा प्रतिबिंब, जिसको कि हम बना देते हैं। ये लीजिए, इसको कलर दूसरा हम यूज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली दिख जाए। ये हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास में प्रतिबिंब की प्राप्ति, ये बन जाएगा। अब ये जो प्रतिबिंब बना है ना, इसको अगर आप नापेंगे तो याद कीजिए कितने सेंटीमीटर पर आया था, वो आया था हमारा 3.3 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो ये 3.3 सेंटीमीटर पर आएगा। तो वहां पर आपको क्या करना है, लिख देना है, क्योंकि हमसे इतना तो पूछा नहीं है, वो पूरा तो हमने सवाल कर ही लिया। तो ये आएगा आपके ये 3.3 सेंटीमीटर का, और ये हो जाएगा हमारे आंसर। प्रतिबिंब से उन्होंने बोला ही था आपको 5 सेंटीमीटर ऊंचा लेना है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी लेनी है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी पैमाना अगर मानते हैं तो। बाकी तो अगर बिना पैमाने के मानेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, ये 25 सेंटीमीटर पर हमने रखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप चित्र बना देंगे और हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पार्ट में जो और सवाल दिए हुए हैं वो आप खुद से कीजिए। अगर उनमें से कोई भी सवाल आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा कठिन है या समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, सवाल आ जाएंगे सारे। चलिए अब एक अगला सवाल ले लेते हैं, क्योंकि देखिए वो सवाल मैंने इसलिए नहीं लिए बात की क्योंकि सब मिलते जुलते हैं आपस में। अगला सवाल है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 d है। यानी कि यहाँ पर हमें क्षमता दे रखी है जो कि -2 डायोप्टर है, और यह किस प्रकार का लेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए ये दोनों सवाल एक ही जैसे हैं, चिन्हों का थोड़ा सा चेंजेस है, तो मैं ऊपर वाला समझाया तो नीचे वाला आप खुद से कर लीजिएगा, नहीं आया तो आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें हमें दे रखा है पी का मान, क्षमता दे रखी है ना लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता P बराबर हमारे पास दे रखा है -2 डायोप्टर, और हमसे पूछ रहा है वो फोकस दूरी। F बराबर हमसे वो पूछ रहा है, तो F इसके लिए हम सूत्र यूज करेंगे, बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन है। P बराबर होता है 1/f, तो मान रख देंगे ऐसे कैसे ही। तो -2 बराबर हो जाएगा 1/f। देखिए अब आप सीधा ही क्या करेंगे, बच गुणा कर लेंगे, तो -2f बराबर 1, तो f बराबर हो जाएगा 1/-2, तो
एफ बराबर आ जाएगा हमारे पास में -0.5। चूँकि क्षमता हमें डायप्टर में दे रखी थी तो फोकस दूरी मीटर में आ जाएगी। याद रखना इस बात का, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमेशा जब भी हमें क्षमता ज्ञात करनी होती है फोकस दूरी मीटर में लेनी पड़ती है। क्षमता डायप्टर में दी हुई है तो ये भी फोकस दूरी मीटर में आ जाएगी। अब अगर हमसे किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा वो घुमा दे और ये पूछ ले क्षमता तो डायप्टर में दे दे आपको, लेकिन वहाँ पर ये पूछ ले कि फोकस दूरी को मीटर में बताइए, तो आप क्या कर सकते हैं, मीटर में तो आ जाएगी, लेकिन अगर वो सेंटीमीटर में पूछ लीजिए, मान लीजिए सेंटीमीटर में पूछता है कि सेंटीमीटर में बताइए, तब क्या करना है, तो आप कुछ भी नहीं करना है, एफ बराबर 0.5 तो हमारा मीटर में आ गया, और आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो ये माइनस था इसलिए 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में -50 सेंटीमीटर। तो अगर सेंटीमीटर में पूछता है तो ये वाला आंसर आएगा, मीटर में पूछता है तो ये वाला आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं पूछता है आप सीधा मीटर में लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि ये कौन सा वाला लेंस है, तो देखिए क्योंकि हमारे पास में फोकस दूरी जो आई है माइनस का चिन्ह आया है, ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सा लेंस है। तो ये जो लेंस है ये ऋणात्मक फोकस दूरी तब आती है जब अवतल लेंस या अवतल दर्पण होता है, और धनात्मक तब होती है जब उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण होता है। चूंकि यहाँ पर हमें लेंस दिया हुआ है और माइनस का चिन्ह आया है तो ये अवतल लेंस है, तो यहाँ पर लिख देंगे फोकस दूरी में कैसा चिन्ह आया है, माइनस का, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, अतः दिया गया लेंस एक अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। यह हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, तो आप उसको भी करके देखना, नहीं आता तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। तो देखिए अब जो सवाल आया है वो थोड़ा अलग तरह का है, और इसको एक बार ध्यान से समझिए। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल पूछी है हमसे, वो कितनी है, और निर्वात में प्रकाश की चाल हमें दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए निर्वात पूछ ले, निर्वात बता दे या वायु बता दे या इनका पूछ ले, तो हमेशा ध्यान रखिए निर्वात में और वायु में सेम ही मानी जाती है प्रकाश की चाल, वो होती है हमेशा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दिया हुआ है तब भी और नहीं दिया हुआ है तब भी आपको यही लेना है। चलिए तो देखते हैं कि क्या क्या हमें दिया हुआ है इसमें कंप्लीट। तो यहाँ पर इस सवाल में हमें जो दिया है वो है सबसे पहले अपवर्तनांक, जो कि है किसका, वायु से कहाँ पर जा रहा है, कांच में जा रहा है, तो कांच का अपवर्तनांक हमें दे रखा है ईटा बराबर। अब देखिए यहाँ पर कहीं भी बुक में आपको कांच का अपवर्तनांक नहीं दिया हुआ है साधारण कांच का, लेकिन इस सवाल से निकल कर आ रहा है साधारण कांच का अपवर्तनांक 1.50 या 1.50 या 1.5 होता है। चलिए तो ईटा बराबर दे रखा है हमें 1.50, इसका कोई मात्रक तो होता नहीं है, और यहाँ पर दे रखा है हमें निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सी से प्रदर्शित करते हैं, किताब में सूत्र दिया हुआ है। अगर निर्वात की जगह यहाँ पर हवा दी हुई होती तब भी आप सेम ही जो है वो चीज़ को फॉलो करते हैं। कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है माध्यम में। अब यहाँ पर हमारे पास में जो माध्यम है वो तो इन्होंने कांच के लिए पूछा है, जो भी माध्यम के लिए पूछे तो माध्यम में हमें प्रकाश की चाल निकालनी है, उसे हम प्रदर्शित करते हैं V से, ये हमें ज्ञात करना है। सूत्र है हमारे पास में इसके लिए, देखिए तो हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे ईटा बराबर C/V। C है यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल, और V है जो भी माध्यम के लिए पूछ रहा है, बस आपको मान पुटअप कर देना है। तो ईटा का हमारे पास में मान था 1.5 बराबर C का मान हमें दे रखा है 3 × 10⁸। V का मान हमसे पूछ रहा है, ऐसे कैसे लिख देंगे, क्या करेंगे, इसको पक्षांतरण कर लेंगे, एक बार पहले वज्र गुणा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 5 ही लिखा है, आप 5 0 लिख दें, कुछ भी बात वो सेम ही रहेगा। तो 1.5 V बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸। चलिए इसके बाद में V का मान हमें निकालना था, तो V बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा 1.5। आप जानते ही हैं ये कट जाएगा आपस में, 1.5 से 2 बार कट जाएगा, तो V का मान हमारे पास में आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये आंसर आ जाएगा हमारा।
तो यहाँ पर आप नीचे लिख देंगे कि माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि जो कांच पूछा था, कांच में प्रकाश की चाल होगी 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आपके बस अध्याय में या 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है अलग से, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी दिया हुआ नहीं है। अगर आपसे पूछे कभी भी कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो याद रखना कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उस कांच में होती है जिसका अपवर्तनांक 1.5 होता है। तो चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग तरह का है। उस द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि प्रकाश की किरण का आपतन कोण दे रखा है 45 डिग्री और द्रव्य का अपवर्तन कोण दे रखा है हमें 30 डिग्री। ये थोड़ा सा अलग तरीके से होगा, आपको याद होगा स्नेल का नियम वाला यहाँ पर सूत्र लगेगा। सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे कि हमें दिया क्या क्या है। तो यहाँ पर देखो हमें 2 चीज़ें दे रखी हैं। पहले हमें दे रखा है अपवर्तनांक, तो हमें ज्ञात करना है, आपतन कोण दे रखा है। तो हमें द्रव्य का आपतन कोण दे रखा है। आपको पता होना चाहिए आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। यह हमें दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। और इसके अलावा हमें दे रखा है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को बोलते हैं कोण आर, जो कि हमें दे रखा है 30 डिग्री। यहाँ पर हम स्नेल का नियम यूज करेंगे और हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक ईटा बराबर हमसे पूछ रहा है। तो आप इसको इस प्रकार का सवाल करने के लिए थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, थोड़ा अलग तरह का है स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम अगर आपको याद हो, स्नेल का नियम था कि जब हम आपतन कोण में अपवर्तन कोण का भाग देते हैं, यानी कि साइन आई में साइन आर का जब भाग दिया जाता है, तो हमें एक स्थिरांक प्राप्त होता है और वो स्थिरांक ही अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहाँ पर स्नेल के नियम से ईटा बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि हम आपतन कोण में अपवर्तन कोण का भाग देते हैं। तो हम भाग दे लेते हैं, बस हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए तो ईटा बराबर साइन को आप ऐसे कैसे लिख देंगे, आई का मान हमारे पास में है, यानी कि आपतन कोण का मान है हमारे पास में 45 बटा साइन ऐसे कैसे लिख देंगे, और आर का मान है हमारे पास में 30, यानी कि जो अपवर्तन कोण का मान दे रखा था हमें दे रखा था 30। अब आपको क्या करना है, जो टेबल है वो आपको गणित की थ्रू याद होगी। साइन 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2, 1/√2 होता है, और साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। बस आपको इसको सरल कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सरल कर लेते हैं इसको हम। देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, ईटा बराबर 1/√2 गुणा ऊपर कर लेंगे तो 2/1 हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं तो ईटा बराबर हो जाएगा 2/2 या 2/2। आपको पता होगा गणित में कि अगर हमें नीचे से अंडर हटाना है तो इस पूरी संख्या को हम √2 अपॉन √2 से गुणा कर देंगे। तो या करके आप लिख सकते हैं, या ईटा बराबर 2/2 गुणा हम कर देंगे √2 अपॉन √2। ये आप गणित के थ्रू मेरे हिसाब से इजीली जानते होंगे। इस प्रकार के आपने त्रिकोणमिति में जो साइन थीटा कोस थीटा वाले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसमें कर रखे होंगे सवाल ज़रूर, ठीक है। चलिए तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, या करके लिख सकते हैं, या ईटा बराबर हो जाएगा 2/2 अपॉन, देखिए √2 गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और अब यहाँ पर हम जानते ही हैं ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएगा तो n बराबर ईटा बराबर हमारे पास में आ जाएगा √2। तो ये भी हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। और अगर आपको पता है कि √2 का मान कितना होता है, तो √2 का मान होता है 1.41, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो भी हमारा द्रव्य है उसका जो अपवर्तनांक निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 1.41, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जब भी, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर हमने इसमें तो 45 और 30 दिया हुआ है, वहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दे चीज़ों को और जो इनके क्रम हैं वो बदल दे, उल्टा कर दे, या फिर आपको 60 दे दे, 90 दे दे, कुछ भी दे दे, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर साइन के जितने भी मान हैं वो रख देने हैं और उसके बाद में आपको फाइनल आंसर निकाल लेना है। तो इस प्रकार से अगर आपको ये स्नेल के नियम वाला यानी कि कोण अगर आते हैं तो आपको इस प्रकार से फॉलो करना है। तो ये इस पार्ट के लगभग मैंने पूरे सवाल ले लिए हैं, कुछ आपस में मिलते जुलते हैं। कोई भी अटपटा सवाल या कोई भी उटपटांग सवाल आपको लगता है, आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का एक स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं। मैं आपको पूरा उसमें जो जितना भी हो सकेगा मेरे से मैं आपको उसमें आंसर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।